x की जगह अपन क्या रखें कि 25/6 हो जाए। अगर दो भिन्न दे रखी है, बीच में प्लस है या फिर क्या है माइनस, तो सीधा सीधा अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं अपन एलसीएम। हल का मतलब क्या होता है कि x का ऐसा मान जिसके ऊपर समीकरण संतुष्ट हो जाए, मतलब x की जगह क्या रखोगे या 0 आ जाए। दो भिन्न अगर बराबर में है तो अपन वहां पे करेंगे वज्र गुणा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस। तो ध्यान रखना है थोड़ा सा कि किसको किधर भेजें। अगर दो समीकरण को जोड़ा जाए तो निशान परिवर्तित नहीं होता है, चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, साइन चेंज नहीं होता है। साइन चेंज कब होता है तो माइनस करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र जयपाल स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंद में होंगे। अपना टॉपिक चल रहा था रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण में अपन ने पढ़ा था कि रेखीय समीकरण किसे कहते हैं, इसका ज्यामितीय निरूपण किस तरीके का होता है। ज्यामितीय निरूपण में अपन ने पढ़ा कि यहाँ पर तीन कंडीशन पॉसिबल होती है, या तो रेखा है जो होगी वो प्रतिच्छेदी होगी, या फिर रेखा समानांतर होगी, या फिर रेखा संपाती होगी। फिर अपन ने डिस्कस किया था कि इसके हलों की संख्या, कब इसका एक हल होगा, कब इसका कोई हल नहीं होगा, या कब इसका अनेक हल होगा। फिर अपन ने पढ़ा कि कौन सा संगत होता है और कौन सा असंगत होता है। फिर अपन ने पढ़ा कि इसकी कंडीशन कब प्रतिच्छेदी होगी, कब समानांतर होगी और कब संपाती होगी। फिर अपने अगले वीडियो के अंदर देखा था कि इनको हल करने की विधियां, यानी कि रेखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि इसको हल करने के लिए एक तो आता है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, एक आता है अपने पास में वज्रगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक आता है प्रतिस्थापन विधि। क्या आता है? प्रतिस्थापन विधि। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके थे। रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का हो सकता है, इनको हल करने की विधियां कौन कौन सी है। और अगर पुराना वीडियो आपने ढंग से देखा होगा तो आज अपन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके पहले जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि ये वाला अपने सामने क्वेश्चन है, ये एलडीसी 2018 में आया हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले वीडियोस को ध्यान से देखा होगा, ध्यान से समझा होगा। तरीका यही होता है कि पहले एक बार अपन टॉपिक को समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड जितने एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रखे हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। इसके आगे जब आपको ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो मैं आपके सामने बहुत सारे बड़ी क्लास लेकर आऊँगा। उस क्लास में जितने भी और क्वेश्चन है वो सारे अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार अपन पहले PYQ डिस्कस करते हैं कि अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसका लेवल किस तरीके का रहता है, वो आपसे सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है अपने पास में x + 5/2 दे रखा है, और प्लस में दे रखा है x - 5/3 दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है 25/6, है ना। तो सबसे पहले अपन को क्वेश्चन दे रखा है कि समीकरण x + 5/2 + x - 5/3 = 25/6 का हल है। यानी कि इसका हल का मतलब ये होता है कि अपन को यहाँ से मान निकालना है x का। किसका मान निकालना है? x का। मैंने आपको क्या बोला, यहां पर आपको बोल सकता है हल। अगर आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, तो उसमें अपन पढ़ेंगे वहां पर वो नाम लेगा शून्यांक। क्या नाम लेगा? शून्यांक। या फिर बोलेगा वो आपसे मूल, या फिर बोलेगा x का मान, या फिर वो बोलेगा हल। तो सभी का नाम एक ही होता है, सभी का मतलब एक ही होता है। वो आपसे पूछना चाहता है x का मान बताओ, x का मान बताओ जिसके ऊपर ये जो है वो मान 25/6 हो जाए। यानी कि x की जगह अपन क्या रखें कि 25/6 हो जाए, 25/6 हो जाए। अब कोई आप में से ये बोलेगा कि सर क्यों ना अपन यहां से मान रख के देख लें, जिसमें 25/6 आता है वो सही है, बाकी वाले क्या है गलत। बिल्कुल आपका ये तरीका भी सही है, आप ये कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर भिन्न में है तो हो सकता है कि मान रख के चेक करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगे। उस समय को बचाने के लिए अपन थोड़ा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन में अगर भिन्न वगैरह नहीं होती तो अपन डायरेक्टली मान रख सकते हैं, और किसी को लगता है नहीं सर मैं मान रख के देखूंगा, तो कोई बात नहीं, तरीका चाहे मान रख के चेक करो, चाहे इस विधि से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलो देखो, अगर मान लो अपन को पता है कि मान लो दो संख्याओं या दो भिन्नों के बीच में प्लस माइनस है, तो अपन को पता है कि उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन लेते हैं एलसीएम। और एलसीएम लेना भी अपन सीख चुके हैं। एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि पहले जो है वो इन दोनों का अपन गुणा करते हैं। हर वाले में दोनों को गुणा करते हैं, जहां पर आएगा 6। या फिर अपन ये देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इस 2 के टेबल में भी आती है और 3 के टेबल में भी आती है, तो वो है 6। 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, या दोनों को अपन गुणा कर सकते हैं। अब इस 6 के अंदर अपन भाग देंगे इस 2 का। किसका देंगे? 2 का। इस 6 में अगर 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 3 बार, और जितनी बार भाग जाएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे
तो यहाँ पर 3 बार भाग जा रहा है, तो इस ऊपर वाली संख्या को अपन 3 से गुणा करेंगे। फिर अपन इस 6 में भाग देंगे 3 का, किसका देंगे 3 का, तो इस 6 में 3 का भाग देंगे तो वो जाएगा 2 बार। तो इस ऊपर वाली संख्या को जो है वो अपन गुणा करेंगे 2 से करेंगे, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 25/6, 25/6। तो पहले 3 का एलसीएम ले लिया, एलसीएम आएगा 6, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दिया, फिर 6 में भाग दिया 3 का, गया 2 बार, 2 को इस ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दिया। अब इस हर से हर कट जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब 2 भिन्न बराबर में है तो यहां पर अंश से अंश कट जाएगा और हर से हर कट जाता है। कब? जब बराबर का निशान हो। किसका निशान हो? बराबर का। अब देखिए, चलिए आगे। अब यहां पर इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर गुणा हो रहा है। तो इस 3 को x से करोगे तो यहां पर आएगा 3x, और इस 3 को 5 से करोगे तो यहां पर आ जाएगा 15। इस 2 को x से करोगे तो यहां पर आएगा 2x, और 2 को 5 से करोगे तो यहां पर आएगा 10, और यहां पर आएगा 25। कितना आएगा? 25। 3 को x से किया तो 3x, 3 को 5 से किया तो 15, 2 को x से किया तो 2x, और 2 को 5 से किया तो 10, और यहां पर जो बनेगा वो बनेगा 25। अब देखिए, ये है 3x और ये 2x, तो 3x प्लस 2x जो होगा वो होगा 5x। कितना होगा? 5x। या 6 से कैंसिल हो गया, गुणा कर दिया अपन ने। ये x वाला x के साथ जुड़ेगा, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। अब ये लिखा हुआ 15 और ये लिखा हुआ 10, तो 15 में से 10 गए तो पीछे बच गया 5, और यहां पर अपने पास में बच गया 25। तो यहां पर अगर मान लो 5x का मान निकालें तो प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस में। तो यहां पर 25 - 5 आ जाएगा। तो 25 - 5 जो है वो आपको पता है कि 25 - 5 हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20। तो यहां पर अपने पास में जो 5x है, तो 5x का मान जो है वो 20 के बराबर है, 20 के बराबर है। तो अब देखिए, दिमाग लगाइए। पहले अपने एलसीएम लिया, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 से गुणा, 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 से गुणा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, फिर इसको गुणा कर दिया। फिर यहाँ पर अपने पास क्या हुआ? x वाला x के साथ जुड़ गया, अचर वाला जो है वो अचर के साथ जुड़ गया, प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस में। अब x का मान निकालना है तो गुणे वाला जाएगा भाग में, तो यहाँ 20 में अगर 5 का भाग दोगे तो आएगा 4, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो यही कह रहा हूं कि यहां पर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसमें रख के चेक कर सकते हो कि x की जगह क्या रखेंगे कि अगर 25/6 आ जाए। जिसमें 25/6 आता है वो सही है, बाकी वाला क्या है? गलत। बहुत सिंपल है। अगर यहां पर x का मान 4 रखते तो भी आपके पास आंसर आता 25/6, 25/6। और ये आपसे जो है वो LDC 2018 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, वो भी इसी तरीके का है कि भाई 2/3x - 4 + 2/2x - 6 बराबर 0 है। तो इसका हल है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 इज, यानी कि इसमें से हल बताइए कि x की जगह अपन यहाँ पर क्या रखें। x की जगह अपन क्या रखें कि मान 0 आ जाए? क्या आ जाए? 0। वापस वही तरीका, अपन इसमें से मान रख के चेक कर सकते हैं। जिसमें 0 आता है वो सही है, बाकी वाला क्या है? गलत। या फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो सर सॉल्व करने के लिए क्या करें? तो चलिए, सॉल्व करने के लिए अपन बार बार बोल रहे हैं कि सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, अगर भिन्न में है, किस में है? भिन्न में। अगर भिन्न में दे रखा है और बीच में प्लस या फिर क्या है? माइनस। अगर दो भिन्न दे रखी है, बीच में प्लस है या फिर क्या है? माइनस, तो सीधा सीधा अपन एक काम करते हैं, यहां पर लेते हैं अपन एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो अपन अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो यहां पर आएगा 3x - 4 आएगा, और यहां पर आएगा 2x - 6। एक आएगा 3x - 4 × 2x - कितना आएगा? 6, और बराबर में जो आएगा वो आएगा 0। कितना आएगा? 0। इन दोनों का गुणा कर दिया, 3x - 4 × 2x - 6 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। अब इसमें अगर अपन इसका भाग देंगे तो अगर इसमें अपन इसका भाग देंगे तो ये से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो पीछे बचेगा उसको ऊपर वाली संख्या से क्या करना है? गुणा करना है। एलसीएम लेने का सिंपल तरीका, इन दोनों का गुणा कर दिया, इसमें इसका भाग दे दिया, जो बचता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो। तो अगर इन दोनों को गुणा कर दिया, ये कट गया, पीछे जो बचा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, तो ये 2 जो है वो 2x - 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, बीच में आएगा प्लस। कितना आएगा? प्लस। और अब वापस अगर इसमें अगर अपन इसका भाग देते हैं तो 2x - 6 से 2x - 6 कट जाएगा, पीछे बचेगा 3x - 4, और 3x - 4 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 3x - 4 आ जाएगा। यहां तक मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एलसीएम लेना आना चाहिए। अभी एलसीएम के लिए दोनों को गुणा कर दिया, फिर इसमें इसका भाग दिया, ये से ये कट गया, जो बच गया उसको ऊपर वाले संख्या से गुणा कर दिया, यहाँ पे भी इसमें इसका भाग दे दिया, ये से ये कट गया, पीछे बच गया उसको ऊपर वाले संख्या से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, पिछले क्वेश्चन की तरह अपन ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, अब भी यहाँ पर अपन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर अपन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो या 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अगर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर आएगा 4x। कितना आएगा? 4x। और ये अगर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 आ जाएगा। अगर ये 2 इससे होता है तो आएगा 6x। कितना आएगा? 6x। और ये 2 अगर ये 4 से होगा तो माइनस में 8 आ जाएगा, यानी कि आएगा 4, ये आएगा 12, और ये आएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 8।
और अपॉन में जो संख्या दे रखी है, बटे में जो संख्या दे रखी है, उसमें कुछ नहीं करना है, उसको वैसे वैसे लिख दो। अब कई लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर इतना करने की जरूरत कहाँ है, ये तो डायरेक्ट ही कट रहा है। तो बिल्कुल डायरेक्ट ही कट रहा है, जिसको डायरेक्ट समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पर इस 2 और 6, ये भी x है और ये भी कौन है, x, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 2 ये 4 और ये 6 हो जाएगा 10x। कितना आएगा, 10x। और ये 12 और 8 जो है, मैंने आपको कल बताया था कि जो एक जैसे निशान होते हैं वो होता है प्लस। क्या होता है, प्लस। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी माइनस और ये भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी कि यहाँ पर 12 और 8 जो जाएंगे वो जाएगा 20। कितना आएगा, 20। लेकिन अपन ने पढ़ा था कि माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन जो आंसर आएगा उसके आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो अपन ने बोला था कि जो बड़ी संख्या के आगे निशान है वो आता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है, 12 है, 12 के आगे माइनस है, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस। सर वापस समझो, 6 और 4 हो गया 10। कितना हो गया, 10। अभी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12 और 8 20 हो गए। बड़ी संख्या 12 है, 12 के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, माइनस। अब देखिए, दिमाग लगाइए। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब बराबर का निशान होता है तो वज्र गुणा होता है। क्या होता है, वज्र गुणा। जब अपन मान लो, मैंने बोला a/b और x/y, जब भी दो भिन्न के बीच में बराबर होता है, क्या होता है, बराबर का निशान होता है, तो यहां पर वज्र गुणा होता है। ये इससे गुणा होता है और ये इससे गुणा होता है, यानी कि ये आएगा ay। कितना आएगा, ay, और बराबर में आएगा bx। क्या आएगा, bx। तो ये वज्र गुणा कब होता है, जब बीच में बराबर हो। बीच में क्या हो, बराबर। तो बहुत सिंपल सी चीज है। अब यहां पर भी अपने पास में बराबर का निशान है, वज्र गुणा होगा, तो ये इससे गुणा हुआ, ये 1 से गुणा हुआ, तो ये अगर 1 से गुणा होगा तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मान लो किसी भी संख्या को अपन 0 से गुणा करें, कितना जाएगा, 0। वापस देखो, ये जुड़ गई, ये हो गया, ये 1 से गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये अगर 0 से गुणा होगा कितना जाएगा, 0। तो यहाँ पर 10x बराबर जो आया वो आया 20, 10x बराबर आया 20, तो x बराबर आएगा 20/10, यानी कि x का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 2। यानी कि यहां पर ऑप्शन हो जाएगा डी, x बराबर कितना जाएगा, 2। अगर ये मान रख के भी अपन चेक करते तो भी यहां पर मान 0 आता, यानी x का मान अगर 2 रखते तो यहां पर मान जो आता वो कितना आता, 0 आता। आप रख के चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में वो भी LDC 2018 में आया हुआ है। अब इसमें अपन को दे रखा है, यदि a बराबर 1 और b बराबर 1 समीकरण का एक हल है तब p का मान बताइए। अब ये a बराबर 1 और b बराबर 1 जो है इस समीकरण का हल है। ध्यान से सुनिएगा, a बराबर 1 और b बराबर 1 इस समीकरण का क्या है, हल है। इस समीकरण का हल है, यानी कि अगर a बराबर 1 और b बराबर 1 रखेंगे तो यहां पर जो है वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। हल का मतलब क्या होता है, x का ऐसा मान, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पे बोला हल, यानी कि x का ऐसा मान जिसके ऊपर समीकरण संतुष्ट हो जाए। समीकरण संतुष्ट होने का मतलब x की जगह क्या रखोगे, या 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0। पिछले क्वेश्चन में भी यहां पर अपन से पूछा था कि हल क्या है, तो x की जगह यहां पर क्या रखें कि 25/6 आ जाए, यानी x की जगह क्या रखें कि दोनों बराबर आ जाए, दोनों क्या आ जाए, बराबर। तो यही आपसे बात पूछ रहा है कि यहां पर अपने पास में x की जगह क्या रखें कि दोनों बराबर हो जाए। तो ये बोल रहा है कि ये इसका हल है। क्या है, हल। a बराबर 1 और b बराबर 1 जो है इस समीकरण का हल है, यानी कि अगर एक x की जगह या फिर a की जगह अगर 1 रखें और b की जगह 1 रखें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो देखिए इधर अपन को दे रखा था 5a प्लस में दे रखा था p बराबर दे रखा था 17b दे रखा था। ये दे रखा है कि a बराबर 1 और b बराबर 1 इसका हल है। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, a की जगह रखेंगे 1 और इस b की जगह भी रखेंगे 1, a की जगह 1 और b की जगह भी 1। तो यहां पर आएगा 5 प्लस p बराबर आएगा 17। तो p बराबर जो आएगा प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस में, तो 17 - 5, तो यहां पर p बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12। कितना आएगा, 12। तो बहुत सिंपल सा है। अगर ये इसका हल है तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट। यानी कि यहां पर अगर a की जगह 1 रखें, b की जगह अगर 1 रखें तो ये दोनों बराबर है। दोनों क्या है, बराबर। इसका हल है तो दोनों बराबर होगा या इसको संतुष्ट करेगा। तो अपन a की जगह 1 और b की जगह 1 रख दिया, पीछे बचा p। क्या बचा, p। और अपन पढ़ चुके हैं कि एक समीकरण में से एक चर राशि का मान निकाल सकते हैं। अगर मान लो 2 चर राशि है तो समीकरण कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो यहां पर चर राशि है 1 p, तो इसका एक समीकरण से काम हो गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन लग रहा है देखने में। तो यहां पर देखो, ये बोल रहा है कि ये समीकरण इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका हल है। तो यहां पर इसने थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दिया, लंबा चौड़ा मामला कर दिया। अब ये आपसे बोल रहा है कि x और y का कौन सा मान लें
कि तीनों बराबर हो जाए, तीनों क्या हो जाए बराबर, या फिर x का कौन सा मान है जिस पे ये तीनों बराबर है। तो अब देखिए इसके वापस वही दो तरीके, कोई आपसे बोलता है कि सर एक काम करते हैं, ये मान रख के चेक करते हैं जिसमें ये बराबर आ जाए, जिसमें तीनों क्या हो जाए बराबर, वो तो सही है, बिल्कुल सही बात है, और जिसमें बराबर नहीं है वो क्या है गलत है। ये काम भी आप कर सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन दोनों तरीके से देखते हैं, है ना। एक अपन ये मान रख के भी चेक करते हैं कि डायरेक्टली चेक मेथड क्या है, और दूसरा अपन इसको करते हैं सॉल्व। क्या करते हैं सॉल्व। तो चलिए एक बार अपन इसको मान रख के चेक करते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा है अपन से x बराबर -1 है और y बराबर भी -1 है, दोनों का मान -1 है। तो यहाँ पे रखिए अगर अपन ने x की जगह -1 रखा और y की जगह भी -1 रखा, है ना, अपन पहले इन दोनों को बराबर करते हैं। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो अपन इस तीसरे के तरफ जाएंगे, नहीं तो तीसरे की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अपन तो यहाँ रख के देखते हैं ना कि अगर ये बराबर आया तो इसको बराबर देखना है, अगर ये गलत हो गया तो आगे जाना ही क्यों है, ठीक है ना। तो अपन x की जगह रख रहे हैं -1, या -1, y की जगह -1 प्लस का 1 आ गया, यहाँ भी x की जगह -1 और y की जगह -1 और यहाँ 2 आ गया और ये 5 आ गया, ठीक है। अब बताओ ये कितना आया -3, माइनस कितना होगा प्लस, और ये आया प्लस, है ना। अब देखिए इधर ये आया -2 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और प्लस का 2 और ये आया 5। मेरे हिसाब से ये देखिए अपने पास में ये -3 है, प्लस का 2 और ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -1/5, तो ये आएगा -1/3 और यहाँ पर आएगा -1/5। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन अपने पास में हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा गलत, यानी कि x की जगह -1 और y की जगह -1 रखने पे दोनों बराबर नहीं है। दूसरा ऑप्शन अपन रख के चेक करते हैं, और ये थोड़ा काम फटाफट कीजिएगा, है ना। मैं थोड़ा ये सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, कई लोगों को इस प्लस माइनस में दिक्कत आती है, इसलिए मैं थोड़ा लेंथी यूज कर रहा हूँ, एक एक चीज लिख के बता रहा हूँ। लेकिन आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, आपको एग्जाम में करना है डायरेक्ट। क्या करना है डायरेक्ट। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है x बराबर तो 1 है और y बराबर -1 है। तो ये रख के देखते हैं, x की जगह अपन ने रखा 1 और y की जगह रखा -1। x की जगह तो रखा प्लस का 1, y की जगह रखा माइनस का 1, प्लस में आएगा 1 अपॉन में आएगा 3, और यहाँ पर x की जगह आएगा 1 और y की जगह आएगा -1 और प्लस में 2 और बटे में आएगा 5। तो चलिए ये आएगा अपने पास में 3, ये आएगा प्लस का 1, ये आएगा प्लस का 1, ये प्लस का ये, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। यहाँ पर देखेंगे दिया आएगा 2, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये आएगा प्लस। तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो आया 5/3, 5/3, 5/3। और यहाँ पर जो मान आया है ये 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 में से कितना बच गया 3, तो 3/5। तो ये आया 5/3 और ये आया 3/5। तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास में गलत, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। अगला देखिए आप, अगला अगर अपन सॉल्व करें तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि x की जगह -1 और y की जगह 1, है ना। तो अब देखो दिमाग लगो, x की जगह रखें अपन -1, x की जगह क्या रखे -1, और y की जगह रखे अपने पास में 1, प्लस का 1 बटे में आएगा 3, और यहाँ पर x की जगह रखे -1 और y की जगह रखे प्लस का 1 और प्लस में 2 और बटे में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा -3, ये 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो -3/3 आएगा। यहाँ पर अपने पास में आएगा -2 प्लस का 1 और प्लस का 2/5 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर तो आएगा -1 और ये आएगा 1/5, 1/5। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों बराबर नहीं है। तो सर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सर ऑप्शन कौन सा बचा डी, तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। तो एक बार रख के चेक कर लेते इसको भी कि सर डी कैसे सही है, चेक करके बताओ। तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है x का मान भी 1 है, y का मान भी 1 है। तो अपन ने कुछ नहीं करा, x का मान भी जो रखा वो रखा 1, x का जो मान है वो कितना रखा 1, और जो y का मान है वो भी अपन ने 1 रखा है। तो x की जगह भी अपन 1 रख रहे हैं, y की जगह भी अपन 1 रख रहे हैं। तो यहाँ पर ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3/3, और यहाँ पर अपने पास में ये 2 और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2 + 1 + 2, यहाँ पर आएगा 2 + 1 + 2 बटे में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा 1, कितना आएगा 1, और यहाँ पर ये 5/5 हो गया, ये 5 हो गए, और 5/5 कितना आ गया 1। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई है बराबर। तो यानी कि यहाँ पर भी आया 1, यहाँ पर भी आया 1। अब कोई बोले कि नहीं सर एक काम करो, इस तीसरे वाले को भी रख के चेक करो कि तीसरा वाला जो है वो भी 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने तो इस 2 को ही बराबर किया, बराबर तो तीसरा भी है, आपने तो इस तीसरे के बारे में कोई बात ही नहीं की। तो चलिए एक बार तीसरा भी रख के चेक करते हैं कि अपन तीसरा जो है वो किस तरीके से है ना। तो अब देखिए एक बार तीसरा अपन रख के चेक करते हैं कि तीसरा कैसा है। तो तीसरे क्वेश्चन को अपन को चेक करने के लिए यहाँ पर अपन रखते हैं, ये आएगा अपने पास 3x
प्लस में आएगा 2y प्लस में 1 और बट्टे में आया 6। यहाँ भी अपन x की जगह 1 रखते हैं, तो x की जगह 1 रखेंगे, 3 को 1 से गुणा करो 3 आ जाएगा। यहाँ पर y की जगह 1 रखते हैं, 2 को 1 से गुणा किया 2 आ जाएगा, प्लस में आएगा 1 और यहाँ आएगा 6। तो यहाँ पर 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और 1 कितना 6, 6 बटा 6 जो आएगा 1। यानी कि यहाँ पर भी मान 1 आ रहा है, यहाँ पर भी मान 1 आ रहा है और यहाँ पर भी मान कितना आ रहा है 1। तो ये तीनों में मान 1 1 है, इसका मतलब तीनों क्या है बराबर। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी। तो अपन एक तरह का ये काम में ले सकते हैं कि अपन यहाँ पर एक एक का मान रख के चेक कर सकते हैं कि कौन सा मान रखें जिससे तीनों बराबर हो जाए, तीनों क्या हो जाए बराबर। तो इसको अपन जो है वो चेक मेथड बोलते हैं, है ना। तो चेक मेथड में अपन ऑप्शन पुट करके देखते हैं कि कौन सा जो है वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। पहला तरीका दिए, अब इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। तो कई लोग सोचते हैं इतना क्यों करना है, अपन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो दूसरा काम भी बहुत सही है, डायरेक्ट अपन जो है वो सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। इसमें सॉल्व कैसे करेंगे सर, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए इधर। मैंने क्या बोला, ये है 3x माइनस का y प्लस में दे रखा है 1 अपॉन में आएगा 3 और फिर दे रखा है अपने पास में 2x प्लस में आएगा y प्लस में 2 और अपॉन में आएगा 5। कितना आएगा 5। तो एक चीज अपने पास में ये बन गई। अगर एक चीज ये बन गई अपने पास में तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों क्या करते हैं, सॉल्व। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये बराबर का निशान है, यहाँ पर होगा वज्र गुणा। क्या होगा, वज्र गुणा। दो भिन्न अगर बराबर में है तो अपन वहां पे करेंगे वज्र गुणा। क्या करेंगे, वज्र गुणा। तो यहाँ वज्र गुणा करेंगे तो ये 5 अगर 3 से गुणा होगा तो ये आएगा 15x। 5 अगर 3 से, ये तीनों से गुणा होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो यहाँ पर आएगा 15x और यहाँ पर आएगा माइनस का 5y और ये हो जाएगा 5। तो ये तीनों से गुणा होगा तो ये होगा 15x माइनस का 5y और प्लस में कितना आएगा 5। और ये अगर इससे गुणा होगा तो यहाँ पर आएगा 6x। 3 को 2 से गुणा अगर कितना आया 6 और अगर 3y से होगा तो यहाँ पर आएगा 3y और ये आएगा 6। कितना आएगा 6। तो पहला अपने पास में ये दोनों को वज्र गुणा कर दिया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया और ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया और ये इससे हो गया। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कि जब भी बराबर होता है तो आप अपन करते हैं वज्र गुणा। क्या करते हैं, वज्र गुणा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो सबको एक तरफ लेके जाओ। अब जैसे कि मान लो प्लस का है, अगर ये प्लस का भाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये 15 है और ये 6 प्लस का अगर इधर आएगा तो ये 6 प्लस का अगर इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 15 में से अगर 6 गए, 15 में से कितने गए 6, तो 15 में से 6 गए तो यहां पर आएगा 9x। कितना आएगा साहब, 9x। तो अपन ने कुछ नहीं किया, इस प्लस वाले को उधर भेज दिया तो क्या हो गया माइनस, और 15 में से 6 गया तो कितना बच गया 9। अब ये प्लस वाला जो है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो प्लस वाला अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 5y पहले से ही है, माइनस 3y और आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। दूसरी बात, बड़ी संख्या के आगे क्या है माइनस, तो यहां पर भी क्या आएगा माइनस। ठीक है। अब चलिए इधर, अब तीसरे के लिए अपन यह क्या काम कर सकते हैं कि x को अपन ने दोनों एक तरफ भेज दिया, y को अपन एक तरफ भेज दिया। अब चाहो तो इसको इधर भेज दो या इसको भेज दो, जो आपको अच्छा लगता है। तो अगर मैं इसको इधर भेजूं तो ये 5 प्लस का कहां जाएगा माइनस में, तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1। तो ये एक बढ़िया सा अपने एक समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर कितना बन गया 1। तो यहां पर आएगा 9x माइनस में आएगा 8y बराबर में कितना आएगा 1 आ जाएगा। दूसरा समीकरण, पहले इन दोनों को बराबर किया तो समीकरण नंबर 1 बन गया, फिर अपन इन दोनों को बराबर करेंगे तो समीकरण नंबर कितना जाएगा 2 आ जाएगा। तो चलिए इन दोनों को बराबर करते हैं। तो इन दोनों को अगर बराबर करते हैं तो समीकरण नंबर सेकंड जो है वो अपने पास में आ जाएगा। तो दूसरा अपन को क्या दे रहेगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई और प्लस में दे रखा है 2 और अपॉन में दे रखा है 5, है ना। और यहाँ पे दे रखा है 3x प्लस 2y प्लस 1 अपॉन में 6 दे रखा है। तो अपन इन दोनों को बराबर करेंगे, तो बराबर करेंगे तो वापस वही वज्र गुणा होगा। फटाफट से वज्र गुणा करते हैं। ये अगर 6 2 से गुणा होगा तो यहाँ पर आएगा 12x और प्लस में आएगा 6y और प्लस में जो आएगा वो आएगा 12। ये अगर इससे गुणा होगा तो यह आएगा 15x और यहाँ पर आएगा प्लस का 10y और यहाँ पर आएगा प्लस का 5, प्लस का 5। तो ये अगर गुणा हुआ तो ये 12x प्लस में आएगा 6y प्लस में आएगा 12 और यहाँ पर ये गुणा होगा दिया आएगा 15x प्लस का 10y प्लस में आएगा 5। अब वापस वही काम करना है, सबको एक तरफ भेजना है। थोड़ा सा दिमाग ये रखेंगे कि किसको किधर भेजना है। अब मैं एक चीज बताऊं, ये है 15 और ये है 12, बड़ा कौन है दोनों में 15 है, तो छोटे वाले को जाना चाहिए उधर, इधर भेज दो बड़े वाले को। इसको इधर भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो माइनस आएगा। क्या आएगा माइनस, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस। तो ध्यान रखना है थोड़ा सा कि किसको किधर भेजें। अगर मान लो अपन बैठे हैं, अपन से बड़े कोई खड़े हैं, अपन को कुछ काम करना, अपन बड़ों को थोड़ी बोलेंगे साहब
है ना। अपन से कोई मान लो बड़ा पापा जी दादी जी खड़े के साथ लोटा भर के देना, ये करना वो करना, तो अपन बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, वो अपन से बड़े हैं, तो अपन को जाना पड़ेगा उनके पास में, है ना। तो यहाँ पर अपन को जो है छोटा वाला जो है वो उसके पास में आएंगे, तो छोटा वाला अगर इधर आएगा तो ये अगर मान लो 12x लिखा हुआ है, तो ये 12 अगर इधर आएगा तो 15x में से 12x अगर गया, प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस में। 15 में से 12 गया, कितना बच गया, 3x। कितना बच गया, 3x। तो यहाँ पर अपने पास 3x आ जाएगा। फिर अपने पास 10y था और ये 6y है, 10 में से कितना गया, 6, तो प्लस में आएगा 4y। और यहाँ पर ये इसको इधर भेज दो, इन दोनों को इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दो, तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस में। तो 12 में से अगर मान लो 5 गए, कितने गए, 5, तो 12 में से 5 गए बच जाएगा 7। तो यानी कि ये अपने पास समीकरण बन जाएगा दूसरा। ये बन गया समीकरण फर्स्ट और ये बन गया समीकरण सेकंड। दो समीकरण बन गए अपने पास में, एक समीकरण 1 और एक समीकरण नंबर 2। अब समीकरण दोनों बन गए तो मेरा काम खत्म। पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि दो समीकरण को हल कैसे करते हैं। अपन ने पढ़ा था इसको अपन कर सकते हैं विलोपन से, इसको अपन कर सकते हैं वज्र गुणन से, इसको अपन कर सकते हैं प्रतिस्थापन से। किसे कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से। तो मैंने आपको बोला था कि थोड़ा विलोपन आसान रहता है, विलोपन से कर सकते हैं। विलोपन के लिए अपन ने बोला था एक जना बराबर होना चाहिए, एक जना क्या होना चाहिए, बराबर। या तो अपने पास बराबर होना चाहिए x और या फिर बराबर होना चाहिए y। अगर अपन x को बराबर करते हैं तो ये है 9x, कितना है, 9x, और ये है 3x। तो अगर इस 3 को 9 बनाना है तो इस पूरे को किससे गुणा कर देंगे, 3 से। इस पूरे को किससे गुणा कर देंगे, 3 से। अगर 3 से गुणा कर दूं तो 3 से गुणा होगा कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। एक काम ये हो सकता है। दूसरा काम अपन ये कर सकते हैं कि यहां y के पास लिखा हुआ है 8। क्या लिखा हुआ है, 8। तो अगर अपन इसको 2 से गुणा कर दें, तो 2 से गुणा कर दें तो 4 2 से गुणा होगा कितना हो जाएगा, 8। तो ये भी 8y और ये भी कितना हो जाएगा, 8y। तो चाहे तो इसको 3 से गुणा कर दो तो x और x बराबर हो जाएगा, चाहो तो इसको 2 से गुणा कर दो तो y और y बराबर हो जाएगा। जो आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। तो यहां पर मैं इसको 3 से गुणा कर रहा हूं, तो यहां पर आएगा 9x, माइनस में आएगा 8y, बराबर में आएगा 1। और अगर इसको 3 से गुणा करें, तीनों को इस 3 से गुणा करेंगे तो यहां पर आएगा 9x, और अगर इसको 3 से गुणा करेंगे तो यहां पर आएगा प्लस का 12y, प्लस का 12y। और अगर इसको 3 से गुणा करें यहाँ पर आएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया था दोनों के निशान सेम है, दोनों के निशान क्या है, सेम। अगर दोनों के निशान सेम होते हैं और उनको अगर गायब करना है तो वह करना होता है माइनस। क्या करना होता है, माइनस। क्यों, 5 में से 5 घटाएंगे तभी 0 आएगा, माइनस करेंगे तो ही 0 आएगा। तो या माइनस करेंगे। माइनस करने पर अपन ने पढ़ा था कि जब दो समीकरण को माइनस करते हैं तो नीचे वाला जो समीकरण है उसके निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे साहब। तो अगर माइनस करो तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। सर इस ऊपर वाले समीकरण, ऊपर वाले समीकरण से मतलब नहीं है, नीचे वाले समीकरण के साइन चेंज होते हैं। प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में, और ये प्लस वाला किस में होगा, माइनस में। और ये भी कब होता है, जब माइनस करते हैं। अगर दो समीकरण को जोड़ा जाए तो निशान परिवर्तित नहीं होता है, चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, साइन चेंज नहीं होता है। साइन चेंज कब होता है, तो माइनस करते हैं। क्यों होता है, ये भी अपन डिस्कस किया था। अब यहां पर ये कट जाएगा। अब ये भी माइनस का, ये 12 प्लस का था, लेकिन अब किसका है, माइनस का। अब किसका है, माइनस का। ये माइनस का 8 माइनस का 12, मैंने क्या बोला, एक जैसे तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो माइनस 12 और माइनस 8 जाएगा, माइनस का 20y। माइनस माइनस प्लस 20 तो आएगा, लेकिन बड़ा माइनस का, इसका क्या आएगा, माइनस। अब ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। एक प्लस का और एक माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 21 में से 1 गया तो 20 आ जाएगा। अब बड़ा 21 है, 21 क्या गया, माइनस है, यहाँ भी कितना आएगा, माइनस। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो y बराबर आएगा 20/20 और y का मान आ जाएगा 1। y का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 1। तो y का मान 1 आया है, तो y का मान 1 अपन समीकरण चाहे 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें तो मान आएगा x का। तो पहले बात यहाँ पे देख सकते हैं, ये बोल रहा है y का मान -1 है, ये अपने पास में गलत हो गया। y का मान 1, 3 ऑप्शन है, तो अपन x का मान निकालना पड़ेगा अपन को। तो x का मान जो है वो अपन समीकरण किसी में रख दें, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, अपन यहाँ रख लेते हैं। y का मान अपन ने 1 रखा, y का मान क्या रखा, 1। तो y का मान अगर 1 रखेंगे तो 4 को 1 से गुणा किया 4 आ जाएगा, बराबर में 7 आ जाएगा। तो 3x बराबर यह आएगा 3, तो x बराबर 3/3 कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर y का मान 1 आया है और x का मान भी कितना आया, 1। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको खुद को सॉल्व करना है। कोशिश किया करोगे, जब आपने अगर दोनों वीडियो ढंग से देखे हैं तो ये क्वेश्चन आते ही आपके सामने आपको रुक जाना चाहिए, वीडियो पॉज करके रफ कॉपी में इसको जो है वो सॉल्व करें, फिर चेक करें कि मेरा कौन सा ऑप्शन आया है ना, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। एक बार के लिए आपको दोनों प्रोसेस भी करने हैं, ये वैल्यू रख के भी चेक करनी है और ये समीकरण भी सॉल्व करने हैं। मैं आपको समझाने के लिए पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वज्र गुणा हो गया, ये 15 हो गया, ये 5y हो गया।
इसके लिए समय आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब आप खुद करने बैठेंगे तो समय आपको कम लगेगा। मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना समझ में आए उसके लिए अपन पूरा एक्सप्लेन करना है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, जब आप समझ जाओगे चीज़ों को तो आप बहुत शॉर्ट में कर लोगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन अपन से ये देख रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम जो है, ठीक है ना, इस टाइप के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। पेपर का लेवल इतना बढ़ चुका है कि कहीं से कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो वो पढ़ें जो आपको समझ में आता है, यानी कि अपन उस लेवल पे नहीं है कि उस चीज़ों को समझ सकें, लेकिन एग्जाम वाला जो है अभी जिस तरीके के पेपर हो रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ढंग के क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे, बहुत लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो इससे अच्छा है कि कोशिश करें अपन थोड़ा लेवल अप करेंगे। ये आपको बेसिक समझाने के लिए था, जब अपन दोबारा क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपके, ठीक है ना। तो अब चलिए पहले ये थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर अपन नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर और भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अब देखो, अब ये दे रखा है कि एक नगर में टैक्सी के निश्चित भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। सर क्या मतलब है इसका? एक तो है निश्चित भाड़ा, है ना, और फिर दे रखा है कि चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। निश्चित भाड़ा का मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपने कहीं जो है सिटी बस में वगैरह ट्रैवल किया हो तो उसके ऊपर लिखा होता है न्यूनतम किराया 10 रुपये, न्यूनतम किराया 15 रुपये, न्यूनतम किराया 20 रुपये, है ना। न्यूनतम किराया 10 रुपये। तो न्यूनतम किराया 10 रुपये का मतलब आप अगर सिटी बस में चढ़ के 15-20 कदम आगे चल के उतरे हो तो कम से कम 10 रुपये तो देना ही है। आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं तो यहाँ से यहाँ तक आया था 10 रुपये का 2 रुपये लेके काम चलाओ, तो नहीं। कम से कम कितना बढ़ा है? 10 रुपये, तो 10 रुपये तो आपको देने ही हैं। उसके बाद में ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने किलोमीटर चले हैं, ट्रैवल किया है। अगर आप 5 किलोमीटर चले हैं तो 5 किलोमीटर के हिसाब से जो है वो भाड़ा लगेगा। आप अगर 10 किलोमीटर चले हैं तो 10 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा। यानी कि अगर मान लो ये बात कर लो तो ये ड्राइवर का हो गया, इतना तो लगना ही लगना है ना, निश्चित है, मिनिमम है। इसके बाद में आप कितना किलोमीटर चले वो अलग है। तो यहाँ पर अपन अगर थोड़ा लिखे हैं आपको समझाने के लिए, मैं अगर लिखूं तो मैं आपके सामने लिखता हूँ कि अगर निश्चित भाड़ा फिक्स अमाउंट जो है तो वो कितना अपने पास में अपन ने बोल सकते हैं कि निश्चित भाड़ा जो है वो अपन मान लेते हैं कि निश्चित भाड़ा जो है वो अपने पास में पता नहीं कितना है, 10, 15, 20 कितना है, तो मैंने मान लिया एक्स। क्या मान लिया? एक्स। निश्चित भाड़ा अपन को पता ही नहीं है, तो एक मैंने चीज मान ली एक्स। एग्जाम में लिखना नहीं है, एक बार समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। निश्चित भाड़ा मैंने मान लिया एक्स, और ये बोल रहा है कि अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो यहां पे दे रखा अपने पास में 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा। तो 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है, किराया है, वो है वाई। कितना है? वाई। यानी कि मान लो निश्चित किराया जो है, निश्चित भाड़ा जो है वो तो एक्स है, और 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है, जो किराया है, वो लग रहा है वाई। क्या लग रहा है? वाई। अब एक बात सुनिए, मान लो आप गए 5 किलोमीटर। कितने गए? 5 किलोमीटर। अगर आप 5 किलोमीटर जाते हो तो आपको एक्स रुपये देना ही देना, ये तो फिक्स है साहब। क्या है? फिक्स। इसमें कोई फेर बदल नहीं है। ओला उबर बुक करते हो तो जितने किलोमीटर मिनिमम तो फिक्स है, कि उसके बाद जितने किलोमीटर अगर मान लो, उसका एल्गोरिथम यही होता है कि मिनिमम अमाउंट हो गया, उसके बाद जितना किलोमीटर आप ट्रेवल करते हो उसके अकॉर्डिंग भाड़ा लगता है। तो यहाँ पर नियत भाड़ा तो एक्स हो गया, निश्चित भाड़ा तो एक्स हो गया। अब 1 किलोमीटर का भाड़ा है वाई। कितना है? वाई। आप गए हो 5 किलोमीटर। कितने गए हो? 5 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का 5 रुपए, तो 5 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 5 वाई। मैं तो बोल रहा हूं कि नियत भाड़ा जो है वो 10 रुपए है। कितना है? 10 रुपए है। मान लो नियत भाड़ा 10 रुपए, और 1 किलोमीटर का 20 रुपए लगता है। 1 किलोमीटर का क्या लगता है? 20 रुपए। तो 5 किलोमीटर गए हो, तो 5 किलोमीटर गए हो और 1 किलोमीटर का 20 रुपए, तो 100 रुपए ये हो गए, और 10 रुपए निश्चित था, तो अपने रुपए बने 110। कितने बन गए? 110। यानी कि ये तो फिक्स अमाउंट है, एक्स तो लगना ही लगना है, और ये जो है वो 1 किलोमीटर का भाड़ा है। 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई है। कितना है? वाई। जितने किलोमीटर आप जाओगे उतने किलोमीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि 7 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 27 रुपए। 7 किलोमीटर के लिए कितना है? 27 रुपए। ध्यान से देखो, अपने पास पहला क्या हो गया? 7 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो निश्चित भाड़ा तो लगना ही लगना है। निश्चित भाड़ा तो लगना ही लगना है, फिक्स है वो तो, है ना। तो वो तो लगेगा ही लगेगा। 7 किलोमीटर चले हैं अपन। कितने चले हैं? 7 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का अपने पास में है वाई। कितना है? वाई, है ना। तो 7 किलोमीटर के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। मैं तो कह रहा हूं कि 1 किलोमीटर का जो है वो अगर मान लो 5 रुपए होता, 1 किलोमीटर का कितना होता? 5 रुपए। तो 7 किलोमीटर जाने के लिए कितना होता? 35 रुपए। 1 किलोमीटर का होता 10 रुपए, तो 7 किलोमीटर जाने के लिए 70 रुपए। अगर मान लो 1 किलोमीटर का होता अपने पास 100 रुपए, तो 7 किलोमीटर के लिए कितना होता? 700 रुपए। तो जितने किलोमीटर है उससे अपन उसको गुणा करना है। तो ये तो फिक्स अमाउंट हो गया, और 1 किलोमीटर का वाई है, तो अपन 7 किलोमीटर चले तो 7 वाई हो गया, और बिल बना वो बना 27 रुपए का।
बिल जो बना वो कितना बना 27 रुपए का। नियत भाड़ा भी हो गया, 1 किलोमीटर का वही है, 7 किलोमीटर चले तो कितना हो गया 7 वही, और टोटल जो भाड़ा बना वो बना 27 रुपए। कितना बन गया 27 रुपए। अगला देखिए, फिर अपन को बोल रहा है 5 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 21 रुपए। 5 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 21 रुपए। तो फिक्स तो लगेगा ही लगेगा, फिक्स तो लगेगा ही लगेगा। 1 किलोमीटर का भाड़ा जो है वो है वाई, 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो कितना है वाई, और आप जो चले हो, आप जो ट्रेवल किए हो, आपने ट्रेवल किया वो है किया है 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे, जाएगा 5 वाई, और टोटल जो अमाउंट बना वो है 21 रुपए। तो नियत भाड़ा तो फिक्स है, 7 किलोमीटर चले हो तो 7 से गुणा, और अगर 5 किलोमीटर चले तो 5 से गुणा, 7 किलोमीटर चले हो 7 से गुणा, 5 किलोमीटर चले तो 5 से गुणा। नियत भाड़ा दोनों में लग रहा ही लग रहा है। यहां पर बिल बना आपका 27 रुपए का, और यहां पर बिल बना आपका 21 रुपए का। किसका बना 21 रुपए का। वापस ले दे के वही कहानी आ गई। यहां पर आपके सामने 2 समीकरण बन गए, तो दोनों समीकरण को सॉल्व करें। गुणांक बराबर है, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये कितना हो गया माइनस। तो 7 में से 5 गए, क्योंकि ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का। 7 में से 5 गए तो यहां पर आएगा 2 वाई, और यहां पर 27 में से 21 गए तो आएगा 6। तो y बराबर आएगा 6/2, y का मान आएगा 3। कितना आएगा 3। तो आपसे ये बोल रहा है प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो था वो था y रुपए, तो y का मान आएगा 3। ऑप्शन हो जाएगा सी। कितना आएगा सी। अगर आपसे ये पूछता कि नियत भाड़ा क्या है, नियत किराया क्या है, फिक्स अमाउंट क्या है ना, तो वहां पर अपन यहां पर x का मान निकालते हैं, तो y का मान रखते हैं। मान किसका निकालते हैं x का, लेकिन x का मान पूछा नहीं था अपन को, नियत जो है 1 किलोमीटर का भाड़ा पूछा था, तो वो y है, y निकाल लिया अपने। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे पूछेगा पेन और पेंसिल, वो आपसे बोलेगा 5 पेन 3 पेंसिल का मूल्य इतना रुपए है, 2 पेंसिल 5 पेन का मूल्य इतना रुपए है, तो बताओ इतने पेंसिल का कितना अमाउंट होगा। या फिर बोलेगा एक बैट जो है वो मान लो 5 बैट और 7 बल्ले जो है वो बैट और बॉल, सॉरी बल्ला तो सेम ही है, तो मैंने बोला 5 बैट और 6 बॉल जो है उसका रुपए इतना है, और 7 बैट और 5 बॉलों का मूल्य इतना रुपए, तो बताइए ये इतने बैट कितने के होंगे। या फिर वो आपसे बोलेगा अंश और हर, अंश में 2 बढ़ा दें, हर में 2 घटा दें तो भिन्न इतनी हो जाती है, अंश में ये घटा दें, हर में जोड़ दें तो भिन्न ये हो जाती है, तो बताइए भिन्न क्या होगी, इस टाइप का। या फिर आपसे बोलेगा कि उम्र के बारे में बात करेगा, पिता और पुत्र की आयु के बारे में बात करेगा, पिता जो है वो उससे पुत्र की आयु से इतना बड़ा है, 5 साल बाद में जो है पिता की आयु इतनी हो जाती है, पुत्र की आयु इतनी हो जाती है, तो बताइए पिता और पुत्र की आयु क्या है। पेन पेंसिल, बैट बॉल, पिता और पुत्र, अंश और हर, तो इसमें 2 वेरिएबल होंगे, एक को अपन को मानना है x, क्या मानना है x, और एक को अपन को क्या मानना है y। ठीक है ना, फिर अपन सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपल चीज है, ये वर्ड प्रॉब्लम जो है वो भी पूछी जाती है कई बार। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी वो है उस टाइप, ये तो वो थोड़ा सिंपल है, तो आगे अपन कुछ और ढंग के क्वेश्चन करेंगे। मैंने बोला सरिता के पिता की आयु सरिता के दुगुने से 10 वर्ष अधिक है। सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के दुगुने से 10 अधिक है, तो यहां पर मैन जो है वो है कौन है सरिता, क्योंकि सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के ऊपर डिपेंड करती है। तो अपन ने क्या बोला सरिता की आयु, ठीक है ना, अपन बोल रहे हैं सरिता की आयु, तो सरिता की आयु मैंने बोली x वर्ष, क्या मान ली x, तो अपन सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु पे डिपेंड कर रही है, तो मैंने बोला सरिता की आयु को मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। अब अपन ने ये बोला है कि उसके पिताश्री की आयु जो है, पिताजी की जो आयु है वो अपने पास दे रहा है, सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक है। दुगुने से 10 वर्ष क्या है अधिक, 10 वर्ष अधिक मतलब प्लस का 10, 10 वर्ष अधिक मतलब प्लस का 10, और दुगुने से, दुगुने का मतलब किससे गुणा करना है 2 से। कि सर वापस समझो, मैं आपसे ये बोलता कि सरिता के पिता की आयु उससे तिगुने से 5 कम है, तिगुने से 5 क्या है कम, तो 5 कम है तो माइनस का 5, क्योंकि कम का बोल रहे हैं माइनस का 5। तिगुना, तिगुना मतलब किससे गुणा करना है 3 से, तो यानी कि 3 गुने से क्या है 5 कम। अगर आपसे बोलता कि सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 4 गुने से 2 अधिक है, 4 गुने से 2 अधिक है, तो 2 अधिक है तो प्लस का 2, और 4 गुना मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4x + 2 आ जाएगा। सर 7 गुने से 3 कम होता तो, 7 गुने से 3 कम होता तो 7x - 3 आता। 6 गुने से 2 अधिक होता तो 6x + 2 आता। 6 गुने से 2 अधिक तो प्लस का 2, 4 गुने से 2 अधिक तो प्लस का 2, 7 गुने से 3 कम तो माइनस का 3। अधिक बोलता है तो करेंगे प्लस, और अगर कम बोलता है तो क्या करेंगे माइनस। अगर 6 से गुणा है 6 गुना 6 से गुना, 4 गुना 4 से गुना, 7 गुना है तो 7 से गुना। तो यहां पर अपन से क्या बोला हुआ था, यानी कि ज्यादा है तो प्लस और कम है तो क्या करेंगे माइनस, जितना गुना बोला है उससे गुणा कर देंगे। अपन ने इसने क्या बोला था कि दुगुने से 10 वर्ष अधिक,
दुगुने से 10 वर्ष अधिक, तो ये सरिता की आयु x होगी। पिताश्री की आयु उसके दुगुने से 10 अधिक है। 10 अधिक मतलब प्लस 10, दुगुना मतलब 2x। चलो यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब ये बोल रहा है कि यदि पिता की आयु 50 वर्ष है तो सरिता की आयु कितने वर्ष है? तो पिताश्री की जो आयु है वो अपन को दे रही है 50 साल। इसका मतलब ये 50 के बराबर है, पिताश्री 50 साल के। तो यहाँ पर 2x प्लस 10 बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50। तो 2x बराबर जो आएगा वो आएगा 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो सरिता जी की जो आयु है वो 20 साल है। कितनी है? 20 साल। सरिता जी जो है वो 20 साल के हैं। ठीक है, अब देखो दिमाग लगाओ, सरिता जी की आयु 20 साल है तो पिताश्री की जो आयु थी उसके दुगुने से 10 अधिक है। दुगुने से कितना है? 10 अधिक। तो ये हो गया 40 और 10 कितना हो गया? 50। तो ये बोला था कि इसकी पिताश्री जो है 50 साल के। कितने हैं? 50 साल के। तो पिताश्री 50 साल के, तो सरिता जी कितने साल के होंगे? 20 साल की होगी। तो ये अपन को ध्यान रखना है, सरिता जी 20 साल के हैं और पिताश्री उसके 50 साल के हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है। अब एक चीज देखो, ये जो अपने हैं वो हेडमास्टर में आया हुआ है 2018 के ऊपर, है ना। तो दिखने में कि सर ऐसा क्वेश्चन देखते ही मैक्सिमम लोग डर जाएंगे कि सर हमने तो ऐसा देखा ही नहीं, हमने जब सॉल्व किया था तो x ऊपर था। x क्या था? ऊपर, है ना। लेकिन यहाँ पर x और y कहाँ है? नीचे है। तो सर ये तो छोड़ना है, फिर ऐसा तो हमसे होना ही नहीं है, हमने तो किया ही नहीं सॉल्व। अरे कोई टेंशन नहीं लेना, इतना मैं आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि जब भी भिन्न के रूप में आता है, जब भी दो भिन्नों के बीच में प्लस माइनस का निशान हो, तो अपन ने क्या पढ़ा था? वहां लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। कैल्शियम नहीं, एलसीएम, है ना। तो चलो अब देखो, दिमाग लगाओ, यहां पर अगर एलसीएम लेंगे तो ये x और ये कौन है? y। एलसीएम लेने के लिए दोनों को गुणा कर देंगे, तो यहां पर जो आ जाएगा, यहां पर आएगा xy। कितना आएगा? xy। मैंने बोला एलसीएम लेने के लिए गुणा करते हैं। फिर अगर इसमें इसका भाग देंगे तो x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। पीछे बचेगा y, और y को अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहां पर आएगा 2y, और यहां पर अगर x y है, y से भाग देंगे तो y से कट जाएगा, पीछे बचेगा x, और x को अगर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 3x। यहाँ x कट गया 2y, यहाँ y कट गया 3x बराबर में 9। अब मैंने क्या बोला था? हर से हर कट जाएगा, तो यहां पर बचा 2y प्लस का 3x बराबर में बच गया 9। कितना बच गया? 9। एक बढ़िया सा शानदार सा एक समीकरण बन चुका है। ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, बिना अज्ञात एलसीएम लिया, ये हर से हर कटता है, अंश से अंश कटेगा, ये एक्स वाई कट गया, ये समीकरण नंबर 1 आ गया। तो ऐसे ऐसे अपन को अगला वाला सॉल्व करना है। यहाँ पर आएगा 4/x प्लस में जो आएगा वो आएगा 9/y बराबर आएगा 21 बटे में आएगा xy। तो अब यहाँ पर अगर xy अपन एलसीएम लेंगे तो x से x कट गया, पीछे बच गया y, यहाँ पर आएगा 4y, और यहाँ y से y कट गया, तो यहाँ पर आएगा 9x बराबर आएगा 21/xy आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, xy से xy क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बच गया 4y प्लस में आएगा 9x बराबर में आएगा 21। ये समीकरण नंबर आ गया 2। तो यहाँ पर मस्त से अपने 2 समीकरण बन चुके हैं। अभी दोनों समीकरण को अपन सॉल्व करेंगे, देखिए किस तरीके से। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब बताओ जल्दी से, अब आपको अगर इतनी चीजें ढंग से समझ में आई है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि इन दोनों को हल करने के लिए अपन किससे गुणा करें। या तो अपन x को बराबर करेंगे या किसको बराबर करेंगे? y को। अब यहाँ पे y के गुणे में लिखा हुआ है 4। कितने लिखा हुआ है साहब? 4। तो क्यों ना इस y को भी 4 बना दे। भाई y बराबर हो गया तो मामला खत्म। या तो x को बराबर कर दो या y को बराबर कर दो, दोनों में से किसी को बराबर कर दो। ठीक है ना। आप x को भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन 4 हैं तो इसको भी अपन 4 बनाए, तो इस 2 को 4 बनाने किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो बढ़िया, जल्दी जल्दी इसको 2 से गुणा करो। इस पूरे को 2 से गुणा कर दो तो y और y बराबर हो जाएंगे। 2 से गुणा किया तो यहाँ पर आएगा 4y, इसको 2 से गुणा किया तो यहाँ पर आएगा 6x, और इसको अगर 2 से गुणा किया तो यहाँ पर आएगा 18, और यहाँ पर आएगा 4y प्लस में आएगा 9x बराबर में आएगा 21। तो अपन ने दोनों को कर दिया माइनस। प्लस वाला क्या हो गया? माइनस। ये प्लस वाला क्या हो गया? माइनस। और ये प्लस वाला क्या हो गया? माइनस। तो यह 6x में से 9x गया। ये है प्लस का और ये किसका है? माइनस का। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3। बड़ी संख्या का आगे माइनस है तो यहाँ पर भी कितना आएगा? माइनस। 21 में से 18 गया तो बच गया 3, और यहाँ पर आएगा माइनस। तो सिंपल सा है, माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। माइनस से माइनस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और यहाँ पर अगर x का मान निकालें तो यहाँ पर जो गुणे वाला है वो आएगा भाग में, यहाँ पर x का मान आएगा 1। x का जो मान है वो कितना आएगा? 1। और x का मान अगर 1 आ चुका है तो अपन से क्या पूछा? x प्लस y पूछा है, तो x का मान 1 आया। अब x का मान चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, अपन मान निकालेंगे y का। किसका निकालेंगे? y का। तो x का मान अगर मान लो अपन 1 रख देंगे तो यहाँ पर आएगा 2y, और x की जगह अगर मैं 1 रखूं तो 3 को 1 से गुणा के 3 आ गया, बराबर में आ गया 9। तो यहाँ पर 2y बराबर जो आ जाएगा 6, और y बराबर जो आ जाएगा वो आएगा 3। कितना आएगा? 3। गुणे वाला भाग में आएगा, तो y का मान 3 है, x का मान 1 है,
तो यहां पर बोला था x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी। कुछ नहीं करना था, एलसीएम लेते ही मेरे को लगता है यहां तक आने के बाद में मामला खत्म हो गया। यहां तक आने के बाद में आपको दिख गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। ये तो मैंने आपको समझाया है ताकि जितने क्वेश्चन करें आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं, यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब यहां पर बोला है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। यहां पर मैं आपसे कुछ चीजें कहना चाहता हूं। एक वर्ड आता है क्रमागत, ध्यान से सुनिएगा सब। एक वर्ड आता है क्रमागत, कॉन्जुगेटिव। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली। किससे आने वाली? क्रम से आने वाली। क्रम से आने वाली का मतलब सर अगर मैंने पहले लिखा 10, क्या लिखा 10, तो 10 के बाद में जो संख्या आएगी वो होगी इसकी क्रमागत, क्रम से आने वाली। तो 10 के बाद में क्या आएगा? 11 आएगा, जस्ट आगे वाली आएगी। अगर मैं पहले लिखूं 15, तो 15 से जस्ट आगे वाली कौन सी होगी? 16 होगी, क्रम से आने वाली। मैंने लिखी 17, 17 के आगे क्या होगी? 18। मैंने लिखा 50, तो 50 के आगे क्या होगा? 51। यानी कि क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली जस्ट आगे वाली, जस्ट आगे वाली का मतलब +1। कितना होगा? +1। अगर 10 है तो 10 के जस्ट आगे वाली एक जोड़ोगे तभी आएगा ना, आगे वाली मतलब +1 यार। अगर 10 है तो ये 10 में 1 जोड़ दो, 10 + 1 है ये। अगर ये 15 है तो इसमें 15 में 1 जोड़ दो, 15 + 1 है ये। अगर ये 17 है तो ये 17 + 1 है ये अगर 50 है तो ये 50 + 1 है ये। यानी कि जस्ट आगे वाले के लिए अपने क्या जोड़ दिया? +1। तो इसका मतलब सर अगर ये 100 होती थी ये कितनी होती? 100 + 1। अगर ये 20 होती तो ये 20 + 1 होती। ये 17 होती थी 17 + 1 होती। ये 8 होती थी 8 + 1 होती। अगर ये x होती, ध्यान से सुनना, अगर ये क्या होती? x, तो इसके जस्ट आगे वाले निकालने के लिए अपन लिखते हैं x + 1, x + 1। जस्ट आगे वाले निकालने के लिए अपन +1 करते हैं। तो ये अगर x है तो ये x + 1 होगी, जस्ट आगे वाले होगी x + 1, x + 1। तो 10 है तो 10 + 1, 15 है 15 + 1, 17 है 17 + 1, 50 है 50 + 1। और ये अगर x है तो यहाँ पर आएगी x + 1, x + 1 है ना। तो यानी कि जस्ट आगे वाली x + 1 होगी। यानी कि क्रमागत के अगर बात करें, अगर कोई आपसे क्रमागत संख्याओं के बारे में बात करता है क्रम से आने वाली, तो एक x है और उसके जस्ट आगे वाली संख्या निकालने के लिए अपन करेंगे +1। क्या करेंगे? +1। तो क्रमागत संख्या के बारे में बात करें तो अपन +1 करते हैं। एक चीज जो आती है क्रमागत आती है, एक अपन से बोलता है क्रमागत सम, क्रमागत सम, और एक आपसे बोलता है क्रमागत विषम, क्रमागत विषम। 3 चीजें होती है, एक तो होती है क्रमागत, एक होती है क्रमागत सम, क्रमागत विषम। एक होता है कॉन्जुगेटिव, एक होता है कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, और एक होता है कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर। या तो कॉन्जुगेटिव इवन, कॉन्जुगेटिव ऑड, यानी कि या तो पूछेगा सम संख्या या क्या पूछेगा? विषम संख्या, या सिर्फ क्रमागत नाम देगा, ना सम बोलेगा ना क्या बोलेगा? विषम। अगर सम संख्या के बाद में बात करेंगे क्रमागत के बारे में, तो मुझे एक चीज का जवाब दो, 2 के बाद में जो सम संख्या आती है वो कितनी आती है? 4 आती है। बिल्कुल साहब, 2 के बाद में सम संख्या कौन सी आती है? 4। अगर मैं पहले बोलो 8 है तो 8 के क्रमागत संख्या कौन सी होगी? 10। 8 के बाद में क्रम से आने वाली सम संख्या कौन सी है? 10। 8 के 10 बाद में क्रमागत संख्या जो सम संख्या में बात करूं 10 ही है। पहली संख्या है 12, तो उसकी क्रमागत संख्या कौन सी होगी? 14। मैं सम के बारे में बात कर रहा हूं, कोई बोलेगा 13 क्यों नहीं लिया? अगर 13 विषम है, 13 क्या है? विषम है। यहाँ 8 के बाद 9 क्यों नहीं लिया? 9 विषम है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ सम संख्या की। 2 के बाद 3 क्यों नहीं लिया? विषम है। अपन सम के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर मैं सम संख्या क्रमागत बोलूं तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर गैप 2 का है। गैप किसका है? 2 का। कोई भी 2 सम संख्या हो या कोई भी 2 विषम संख्या हो, उनके बीच में गैप 2 का होता है। तो अगर पहली संख्या अगर x होगी तो उसके क्रमागत जो सम संख्या होगी x + 2, क्योंकि ये 2 है तो ये 4 है ना, 2 का गैप है। ये 2 तो 2 + 2, ये 8 तो ये 8 + 2, ये 12 तो ये 12 + 2, ये x तो ये x + 2। यानी कि अगर क्रमागत सम के अंदर बात करें तो वहां 2 का गैप होता है। किसका गैप होता है? 2 का। फिर अगर मैं बात करूं क्रमागत विषम के बारे में, तो विषम संख्या को भी ध्यान से देखिए। विषम संख्या अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विषम संख्या अगर मैंने पहले बोला 5, तो 5 के बाद में कितना आएगा? 7, 2 का गैप है। मैंने बोला 9, 9 के बाद कितना आएगा? 11। फिर मैंने बोला 17, 17 के बाद में विषम संख्या कौन सी है? 19। तो यहां पर भी किसका गैप है? 2 का। तो अगर पहला x होगा तो दूसरा होगा x + 2, क्योंकि गैप 2 का है ना। तो सिंपल सा है, अगर मैं आपसे सिर्फ क्रमागत बोलूं, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलूं? क्रमागत, तो x और x + 1। अगर क्रमागत सम और क्रमागत क्या है? विषम, तो अगर क्रमागत सम या क्रमागत विषम बोलूं तो वहां पर गैप होगा 2 का। किसका होगा? 2 का। सिर्फ क्रमागत बोला है तो +1 करना है, अगर क्रमागत सम या क्रमागत विषम बोला है तो +2 करना है।
प्लस क्या करना है 2, यानी सम और विषम के बीच 2 का गैप होता है। अगर दो सम संख्या देखते हो आप 2, 4, 6, 8, 2 का गैप है। विषम संख्या बोलो 1, 3, 5, 7, 9 तो उसके अंदर भी 2 का गैप है। लेकिन सिर्फ क्रमागत है तो उसमें 1 का गैप होता है। 5, 7, 6 मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 का गैप होगा। सिर्फ क्रमागत में +1 करना है, क्रमागत सम या क्रमागत विषम में +2 करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 का गैप होता है। तो अब चलिए आगे। अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। अभी बोला 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 201 है। तो 3 क्रमागत विषम संख्या, माना पहली संख्या है ना, समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में नहीं लिखना है, डायरेक्ट करना है। माना पहली विषम संख्या जो है वो अगर अपने पास में हो जाए x, क्या हो जाए x, पहली x हो जाए तो उसके जस्ट बाद वाली विषम संख्या, मैंने क्या बोला, विषम संख्या में गैप कितना होता है 2 का होता है। तो ये आएगी x + 2, x + 2, पहली x होगी तो 2 संख्या छोड़ के आएगी। फिर उसके आगे मान लो जो है अगली 2 संख्या निकालोगे तो ये आएगा x + 4। तो पहली होगी x, फिर x + 2, फिर x + 4 और इनका सबका योग है अपने पास में वो दे रखा है 201। मान लो मैं एक चीज बोल रहा हूं, कोई 3 नंबर लेना है, पहले आता 13, ऐसे रैंडमली बता रहा हूं। 13 के बाद विषम संख्या कौन सी है, क्रमागत 15, 15 के बाद में कितनी है 17। तो इसमें 2 प्लस करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर इसमें 2 प्लस करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें 2 प्लस किया दिया आया, इसमें 2 प्लस किया तो ये आया। तो पहले x मान लिया, इसमें 2 प्लस किया x + 2 और x + 2 में 2 प्लस किया x + 4। तो इसमें 2 जोड़ो अगली वाली संख्या और उसमें और 2 जोड़ो उसके और आगे वाली संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है। अब अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये x, ये भी x और ये भी कितना है x, x + x कितना हो गया 3x और 2 और 4 कितना हो गया 6। तो यहाँ पर आएगा 201। तो यहाँ पर आएगा 3x = 201 में से अगर 6 गए तो आएगा 195 आ जाएगा। 100 कितना आएगा 95। अब 195 आएगा, x का मान निकालना है। 195 गुणे वाला कहाँ जाएगा भाग में, तो x का मान अगर आएगा तो 6 × 18, 18 1 और आ गया 65। कितना आ गया 65। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कितना आएगा ए। तो यहाँ पर 65 आ जाएगा। चेक कर सकते हो, पहली संख्या अगर 65 है तो उसके बाद विषम संख्या 2 जोड़ोगे 67 67 होगी, फिर 2 जोड़ोगे 69 होगी। अब इनको जोड़ के देख लो, ये अपने पास में हो गया 9 और 7 हो गया 16, 16 और 5 21, 21 का 1 और 2 आ गया, 6 × 18 18 और 2 20 हो गया, 201 आ गई। 200 कितनी आ गई 1। तो यह संख्या अपन ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, अगर ये चाहें तो अपन इतना करने की जरूरत नहीं थी। सबसे छोटी संख्या आपसे बोली है तो सबसे छोटी संख्या पहले अपन ऑप्शन रखते, पहले अगर 65 लेते, फिर तो 65 लेते, फिर 67 आती, फिर 69 आती, तीनों को जोड़ते। अगर 201 आए तो सही है, अगर नहीं आए तो गलत है। कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि जो है पहली और दोनों संख्या के बीच का अंतर बताओ, वो तो अपन निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ और इस तरीके का पूछ ले, तीनों संख्या का जो है कुछ और आपको पूछ ले, तो उसके लिए अपन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव से हो गया, लेकिन कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, ऑप्शन से नहीं होगा, इसलिए आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, प्रोसेस। तो प्रोसेस ये होता है, बाकी अपन डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला है कि 4 क्रमागत सब संख्याओं का योग 332 है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, ऑप्शन से रख के चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या है मान लो 76 होगी, तो उससे छोटी संख्या कौन सी होगी, अपने पास 74 होगी, 2 कम कर दें, बड़ी संख्या बोला है। फिर अपने पास में बड़ी संख्या पूछा है आपसे, तो उसके बाद क्या आएगी 72, उसके बाद क्या आएगी 70। अगर इनका सम 332 है तो सही है, नहीं तो क्या है गलत है। आप ये ले सकते हो, पहला अगर 86 आया तो उसके जस्ट बाद में आएगा 84, उसके जस्ट बाद में आएगा 82, फिर अपने पास में आएगा 80। अगर इनका सम 332 है तो सही है, नहीं तो क्या है गलत। एक तो ये तरीका हो गया कि अपन ऑप्शन से देख लें कि कौन सी जो संख्या, वहां पे बोला सबसे छोटी या सबसे बड़ी, सब में अलग अलग पूछ रहा है वो, ठीक है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ी है तो बड़ी संख्या देखना है, छोटी छोटी संख्या एक तो ऑप्शन से देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, ऑप्शन वाला तरीका ज्यादा अच्छा है। अगर आपसे डायरेक्ट करें पूरा प्रोसेस, तो 4 क्रमागत सम संख्या, तो पहले अपन लेंगे x, फिर उसमें 2 प्लस कर दिया, फिर उसमें अपन ने और 2 प्लस कर दिया, फिर अपन ने उसमें और 2 प्लस कर दिया, ठीक है। पहले x, फिर 2 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, और इनका हो गया 332। ये कर सकते हैं ऑप्शन से। अब इनको जोड़ेंगे x x x x, यहाँ पर आएगा 4x, कितना आएगा 4x। अब 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया, और यहाँ पर आएगा 332। तो यहाँ पर 4x बराबर प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस में, यहाँ पर आएगा 320, 320। तो x वाला गुणे वाला भाग में जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास में जो आएगा वो आएगा 80। कितना आएगा 80, 80 सॉरी, यहाँ पर अपने पास में 332 था ना, 332 में कितना गया 12 गया, तो यहाँ पर अपने पास में 320 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास में आएगा 80, 80 सही है। लेकिन आपसे जो पूछा है वो पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 80 सही है, लेकिन बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपने दे रखा है x + 6।
तो यहाँ पर अपने पास में 80 और बड़ी संख्या x प्लस है, बड़ी संख्या x नहीं है, x तो सबसे छोटी है, अगर सबसे छोटी बोलता तो 80 होता, लेकिन सबसे बड़ी संख्या बोला है तो यहाँ पर बड़ी संख्या है x प्लस 6 है सबसे बड़ी, तो x का मान है 80, 80 और 6 कितना हो जाएगा 86, 86, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। कितना आएगा बी। तो x का मान नहीं पूछा है, यही कंफ्यूजन है, अगर ऑप्शन 80 होता तो कहीं अपन 80 ऑप्शन लगा दे, लेकिन 80 गलत है, क्योंकि आपसे जो 80 है वो x है, x सबसे छोटा है, अपन से पूछे सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो है वो x प्लस 6 होगा, तो x प्लस 6 होगा तो x का मान 80 आया तो 86 आ गया, तो ऑप्शन हो गया बी। इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, दोनों सही है, ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। अब दोनों तरीके से करके चेक करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का योग 51 है तथा अंतर 13 है, तो बताओ उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। दो संख्याओं का योग जो है वो 51 है, दो संख्याओं का योग कितना है 51। अब बच्चों की तरह तो नहीं लिखने हैं, कोई बोले लिखे कि सर पहली संख्या x दूसरी संख्या y, सीधे सीधा मान लो पहली x से दूसरी y, दोनों का योग 51 है, दोनों का योग कितना है 51 और अंतर 13 है। अंतर कितना है 13, दोनों का योग 51 है, दोनों का अंतर 13 है, तो बताइए उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। अब कई बच्चों को कुछ नहीं आता है तो वो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व, कैसे प्लस करूंगा माइनस करूंगा, तो है ना, एक बार मैं उनके तरीके से कराता हूँ, फिर अपन दूसरा तरीका डायरेक्ट मेथड भी यूज में लेंगे इसमें। तो अगर मैं दोनों को प्लस करूँ तो x और x कितना हो जाएगा 2x, ये कट जाएगा और यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 4 और ये आ जाएगा 6, तो x बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 32। कितना आएगा 32, x बराबर 32 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2x हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4 और ये 6 आ गया 64 हो गया, तो x बराबर 32 आ गया। अब x का मान अगर 32 रखें यहाँ पे, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर आएगा 51, ठीक है ना। x का मान अगर मैं 32 रखूँ तो यहाँ पर जो y बराबर आएगा वो आएगा 51 माइनस 32, 51 माइनस 32, तो यहाँ कहीं ना कहीं 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा x और कितना जाएगा y। तो अपन से x और y आ गया, अपन से पूछा वर्गों का अंतर, पहले उनका वर्ग करना है फिर उनका अंतर निकालना, ये निकालना वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर। तो वो क्या करेंगे कि x की जगह रखेंगे 32 और y की जगह रखेंगे 19, फिर 32 का स्क्वायर निकालेंगे, 19 का स्क्वायर निकालें। यार एक काम क्यों नहीं करते, सीधे सीधे कर लो ना, a स्क्वायर माइनस कितना है b स्क्वायर, फॉर्मूला याद होगा, अगली क्लास में अपना फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, सारे फॉर्मूला लिखूंगा मैं आपको। तो ये है 32 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, तो पूरा सॉल्व करने से अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार आएगा माइनस में और एक बार आएगा प्लस में। सर ये क्या किया आपने, एक फॉर्मूला होता है साहब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार आता है प्लस में और एक बार किस में आता है माइनस में। तो यहाँ पर तो जो अपने पास में 32 माइनस 19, 32 माइनस 19, तो 32 में से अगर मान लो अपन 19 करें माइनस क्या करेंगे 32 प्लस 21 क्या आएगा, तो इनको अपन दोनों को निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि इसका दोनों का जो आंसर आएगा वो अपने पास आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो अपने पास में ये हो गया, एक तरीका अपन और कर सकते हैं, एक तरीका इतना बड़ा नहीं करेंगे, देखो यहाँ तक अपन सॉल्व कर सकते हैं कि क्या आएगा। तो अब एक बार अपन देखें तो यहाँ पर अपने पास में 20 यानी 13 आ जाएगा, कितना आएगा 13, और यहाँ पर अगर मान लो बात करें 32 और 41 और 51 हो गया, 51 आ जाएगा। तो अगर इसको गुणा करूँ 13 को 1 से गुणा करो तो 13 आ गया, ठीक है ना, 65 और 66 663 आ गया, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा बी, ये खुद को करना है, ये आएगा 663 आ गया। तो एक तो तरीका ये हो गया। अगर कोई बोले नहीं सर इतना नहीं करना है, कोई जिसने पहले पढ़ रखा हो, पहले थोड़ी प्रैक्टिस करे कि मैथ्स से थोड़ा काम पड़ा हुआ हो, तो इतना नहीं करेगा, तो सर कैसे करें डायरेक्ट, एक तो ये तरीका आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। अगर ये भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 32 का इसका 32 इंटू 32 करो, 19 इंटू 19 करो, फिर माइनस करो, ये आएगा। अगर कोई डायरेक्ट दिमाग लगाता तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, जितना दिमाग लगाओ उतना अच्छा है, बाकी डायरेक्ट तो पूरा तो इस तरीके से हो ही जाएगा। एक बार के लिए अपना मकसद ये है कि आंसर लेकर आना, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप शॉर्टकट मेथड निकल के आएगा। इसमें बोला था योग जो है वो 51 है, योग अगर 51 है और उनका अंतर जो है वो 13 है, अंतर कितना है 13। अब मेरे को ये पूछा था वर्गों का अंतर, तो मेरे को सीधा पूछा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वर्गों का अंतर, और ये लिखते ही मेरे को समझ आ गया था, फॉर्मूला पढ़ा था छोटी क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ये होता है ए माइनस बी। मेरे को कुल मिला के ये चाहिए और ये इसने दे दिया, ये इसने दे दिया, ये इसने दे दिया, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर x प्लस वाई जो है, ठीक है ना, ये पूछ रहा था, ये मान दिया हुआ है, तो इनका योग अपन को दिया हुआ है 51 है और उनका अंतर जो है वो 13 है, तो यह वापस 13 3 65 1 66 663 ऑप्शन बी। इतना काम करना था, इतना काम करना था, लेकिन लोग वो करते हैं। अब जितना दिमाग लगाओगे उतना आपका टाइम बचेगा, है ना। तो ये
एक बार नर्वस नहीं होना है कि सर इतना हम नहीं सोच पाते, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीजें होगी, एकदम से नहीं होगी। पहली बार नहीं समझ पाते लोग, मैं भी जब शुरुआत में था हमको भी नहीं समझ में आता था, धीरे धीरे चीजें मैथ्स पढ़ी तो चीजें समझ आई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे क्वेश्चन जो है वो आपको वापस एक बार बिना देखे भी सॉल्व करने हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करना है। एक बड़ा क्वेश्चन था कि सर क्या क्लास रेगुलर होगी? यहाँ क्लास बिल्कुल रेगुलर होगी, ठीक है ना। मैं अभी कहीं बिजी था इस वजह से क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन अब से सारी क्लासेस कंटिन्यू होगी। तो आप ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, मस्त समझिए, ठीक है ना। आपका ये है कि जितने टॉपिक अच्छे कर सको उतने ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। ये टॉपिक है, इसके बाद में अपन कल जो शुरू करने वाले हैं वो करने वाले द्विघात समीकरण, ठीक है ना। एक बार ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछिएगा, और इसके अपन और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।